So let us start. पहले रिकॉर्डिंग ऑन होगी है, मेरी तरफ से तो होगी है रिकॉर्डिंग ऑन। So let us start. gedit a10 your sorry a8.c. Please wait for 1 minute. Yes. तो अब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। लेट अस सपोज आपके पास प्रोग्राम है एंड और कंडीशन तो होगी थी, एक ये वाली कंडीशन पेंडिंग थी हमारी, नॉट। यस अभी स्टार्ट किया। लास्ट क्लास में मैंने कौन सी प्रॉब्लम दी थी फॉग की? तो लास्ट क्लास में मैंने, चलो मैं देखता हूँ, अगर वही हुई तो आप मेरे को बताना। ओके नल नल क्या मैंने बताया था कल? मैं एक बार सारा वो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। if fog or fog ओके एंड वाला तो मैंने करवा दिया था, और वाला आज करवाना था इसमें मेरे हिसाब से। चलो सारा मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, if fog 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 and पहले इंटरनल हाई का हम देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे है, बाद में तो वो सिंपल ही होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेसेस होंगे उतने बार वो चलेगा। ठीक है, हमारे पास ये प्रोग्राम है। अब इसका हमने
कोई बात नहीं, दोनों हम देख लेते हैं। एंड अगर बाहर भी है, पहले बाहर वाला कर लो आप, अगर एंड बाहर है तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, कि आपके बेसिक्स क्या है। अब यहाँ पे मान लो ये प्रोसेस P है, फर्स्ट फॉक एनकाउंटर हुआ, उसने P C10, क्लियर। अब यहाँ पर P के केस में ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो वो सेकंड वाली फॉक पे जाएगा ही नहीं, वो सेकंड वाली फॉक पे, सॉरी तभी सेकंड वाली फॉक पे जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो सेकंड वाली फॉक पे जाएगा ही नहीं। तो ट्रू वाले केस को अकेला एक्सपेंड करना होगा, P एंड C2। अगेन इन दोनों में से कौन जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसके लिए ये फॉल्स है। तो नेक्स्ट जैसी वो फॉक में गया तो सबसे पहले क्या आया, अगेन फॉक, तो इसको क्या मिलेगा, P C3, क्लियर। इसको क्या मिलेगा, P एंड C3। अब क्या ये जो पॉजिटिव है और कंडीशन में अगर ये ट्रू है P के लिए, तो क्या ये वाली कंडीशन चेक होगी, नहीं। तो अब क्या होगा इसके लिए, इफ कंडीशन में ये एंटर होगा और हाई प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट C3 के लिए ये क्या था, फॉल्स, तो इसके लिए ये कंडीशन अब चेक होगी। अब जैसी चेक होगी तो फर्स्ट इट विल एनकाउंटर फॉक, ठीक है। अब इसके केस में एंड है, तो एंड वाले में सिर्फ ये वाली कंडीशन, ये वाला प्रोसेस चलेगा क्योंकि ये ट्रू है, C3 C5, क्लियर। तो लेकिन इफ कंडीशन में कौन जाएगा, ओनली C3, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहां पर भी हाई, तो मतलब इस यहां तक के लिए 2 हाइज विल बी प्रिंटेड। अगर यहां पर इन दोनों की इफ कंडीशन के बाद एक प्रिंट एफ लिखा होता तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस थे, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, P से लेके C1 टू C6, मतलब सॉरी C5, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 6, तो 6 साइज और प्रिंट हो जाते। अगर ये वाली कंडीशन भी होती तो टोटल 8 टाइम्स हाई विल बी प्रिंटेड, क्लियर। तो अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, एक बार इस ग्राफ को देख लो या ट्री को देख लो, अगर डाउट है तो फिर पूछो। ये वैसे लास्ट टाइम उसमें हो गया था लेक्चर में। Clear, 2 plus 6, 8 highs will be printed if one more printf statement is there. दो एक्स्ट्रा कैसे बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं बढ़ाया, देखो यहां तक 2 प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको हाई की जगह इफ स्टेटमेंट लिख दूं, नंबर ऑफ टाइम इफ स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड 2, ठीक है। सर अगर दोनों इफ के बीच में एक प्रिंट हो, दोनों इफ के बीच में एक प्रिंट हो, मैं समझा नहीं, यहां पर बोल रहे हो, यहां पर बोल रहे हो, वो तो यार आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक है ना, जैसे मर्जी उसको देख लो।
ये बोल रहे हो चंदन? तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो कौन सी अकेला पेरेंट प्रोसेस के लिए एंटर होगा। तो ये वाला अगर मैं लेट अस सपोज इसको हेल्प के साथ डिनोट कर रहा हूं, तो हेल्प एक ही बार प्रिंट होगा, इफ स्टेटमेंट 2 बार प्रिंट होगा और हाई 6 टाइम्स प्रिंट होगा। ये प्रोग्राम कौन सा था? gcc a8.c। देखो हेल्प एक बार हुआ, 2 बार इफ स्टेटमेंट, 6 टाइम्स हाई। नीचे से 2 ब्रेसिस के ऊपर मैं समझा नहीं, कहां पर कह रहे हो नीचे से 2 ब्रेसिस के ऊपर? यहां पर या यहां पर इसके बाद में? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अर्चित, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हो आप ये तो यार आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं ना, आप लोगों को ऐसे ही मालूम होने चाहिए। इन्होंने बोला है कि इसके बाद और इसके बीच में अब ये क्या होगा, इनका मैं डाउट समझ गया हूं कि ये कह रहे होंगे कि जो उसके बाद प्रिंट हुआ है। देखो आफ्टर फर्स्ट इफ कितनी बार प्रिंट हुआ? 1 2 3 4। आफ्टर फर्स्ट इफ कितनी बार प्रिंट हुआ? 4 टाइम्स। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि तब आपके पास सिर्फ 4 प्रोसेसेस थे। ये अगर ग्राफ की तरफ आप ध्यान दोगे, यहां पर अगर ग्राफ की तरफ ध्यान दोगे, C1 और C2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इफ अंदर वाली इफ में, ठीक है जी, इसके अंदर तो इसका तो कुछ होगा नहीं। लेकिन चाहे बाकी के जो प्रोसेसेस है यहाँ क्रिएट हुए, लेकिन वो उसके बाद इफ में तो जाएंगे ना, वहां से कोड उसका स्टार्टेड है, क्लियर, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड है। कोड कॉपी कहां से हुआ? स्टार्ट से, मतलब वो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है हर प्रोसेस के पास, लेकिन एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगी? आफ्टर द फॉक स्टेटमेंट, जो भी उसके पास हो। क्लियर है ये? हाँ जी, एनी मोर डाउट? तो अगर ये क्लियर है तो इसको करो अभी। इसको हम सिंपल रखते हैं, यहां पर हम कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर दो, और अभी के लिए इसको कमेंट कर, ठीक है। अब इसके लिए करो, सॉरी एंड वाला तो हो गया, यहां पर अब मैंने पिछले लेक्चर में और के केस में करने को बोला, इसके लिए करो। तो इसके लिए जैसे करोगे आप, आपके पास पहले ये प्रोसेस मान लो P था, ये वाला फॉक आया, तो P आपका पॉजिटिव एंड C1 0। अगर पॉजिटिव है तो सेकंड वाला चेक नहीं होगा, लेकिन इफ कंडीशन में आप एंटर कर जाओगे, तो इसको क्या मिला? फॉक, और ये और है, तो ये तो इफ स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या था?
C1 का केस, ठीक है। अब C1 के केस में क्या है, ये फॉल्स था तो C1 पॉजिटिव नेक्स्ट फॉक पे गया, और C2 यहाँ पे पॉजिटिव, C2 0, तो ये भी एंटर कर सकता है। क्लियर। लेकिन अब पहले हम इसको, इस वाले को पूरा करते हैं। ये C2 कहां पर आ गया, अब यहाँ पे अगेन फॉक हुआ, पॉजिटिव C3, सॉरी यहाँ पे आप इसको बाद में इसका नाम चेंज कर देंगे, C3। नेक्स्ट, अब C3 क्या है, 0, और C2 क्या है, पॉजिटिव। तो सिर्फ C2 के केस में ये आगे एंड कंडीशन है तो एक्सपेंड होगा, C2 C4। क्लियर। अब ये आपकी यहां तक सिचुएशंस आ गई, तो इसके केस में ये क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब मान लो यहाँ पे C5 मान लो इसको, ठीक है। तो अब सिर्फ C1 जाएगा उसके अंदर, तो C1 जैसी गया तो अगेन C1 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसने क्या कर देना है, इफ स्टेटमेंट। C6 क्या होगा, 0। अब C6 जैसी 0 होगा तो उसको आगे आप करोगे, और आया फॉक आया, C6 पॉजिटिव, C7 0। क्लियर। नेक्स्ट, अब एंड कंडीशन है तो C6 ही एक्सपेंड होगा, देन C6 पॉजिटिव, C8 0। तो यहां पर अगेन इफ स्टेटमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने बने, P प्लस C8 9 प्रोसेसेस। और अगर ये यहाँ पे भी हाई होता, यहाँ पे भी हाई लिखा होता, तो टोटल नंबर ऑफ हाइज विल बी प्रिंटेड 12। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो ये ट्री कैसे बना, रन कर देता हूं इसको। लेट अस सपोज फॉर सिंपलिसिटी इसको अभी अलग अलग रखते हैं, मतलब हमारे केस में 3 और 9 आने चाहिए ये वैल्यूज, जैसा हमने किया, अगर हमने कहीं गलती नहीं की। देखो इफ स्टेटमेंट कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। हमने 3 टाइम्स लिखा था तो हमसे कहीं गलती हुई है। 4 एंड 13 है, देख लो एक बार इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल टाइम्स आए कितनी बार, 9। और मेरे से कुछ गलती हुई है तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ से गलती हुई। नहीं, मेरा भी 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4। और हाँ, मेरे 9 प्रोसेसेस हैं तो मैं यहाँ भी गलत लिख दिया, वैसे तो ठीक था। 4 टाइम्स इफ चलेगा और 9 टाइम्स हाई, मतलब टोटल 13 टाइम्स ये चलेगा। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, यस टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके पास है P से लेके C8, मतलब 9। तो ये अगर हाई में कमेंटेड ना होता तो ये कितनी बार चलता, 9 टाइम्स। और इफ स्टेटमेंट कितनी बार चली है, 4 टाइम्स। तो वो तो मैं कहने में गलती कर गया, वैसे हमारा आंसर सही है। क्लियर। हाँ जी, और किसी को डाउट हो, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, नो इश्यूज।
अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पे आपका पी प्रोसेस था, फर्स्ट फॉक आया, आपने क्या किया पी एंड C1। अब ये जो आपका कंडीशन है यहाँ पे और है, मतलब ट्रू के केस में आपका ये वाली रन नहीं होगी, सिर्फ फॉल्स के केस में रन होगी। तो जैसे C1 P एंड C1 आया, आपने क्या किया सीधा P के केस में एंटर हो गए आगे, तो आगे क्या मिला अगेन फॉर P एंड C2, आगे क्या है और, तो अगेन P तो प्रिंट करेगा ही करेगा इफ स्टेटमेंट, ये इफ कंडीशन में चल गया। लेकिन इन केस ऑफ C2 यहां पर क्या रिटर्न करेगा 0, मतलब फॉल्स, तो आगे उसको क्या मिला फॉर C2 C3 ये बने। अब C2 के केस में पॉजिटिव है और C3 के केस में 0, तो अगर एंड कंडीशन हो तो यहां अगर ट्रू वैल्यू हो तो ही आगे वो चलता है। तो यहां पर C2 तो आगे जाएगा C2 एंड C4, लेकिन C3 एक्सपेंड नहीं होगा। जैसे C2 एंड C4 गए तो C2 में क्या रिटर्न होगा पॉजिटिव, C4 में 0, तो इफ कंडीशन को में कौन एंटर हुआ C2 ओनली, तो यहाँ पे C2 आ गया। क्लियर, यहां तक ये वाला तो मैंने एक्सप्लेन अभी कर दिया है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड के पोर्शन को देखो, यहां तक हमने कर दिया था यहाँ पे। अब और कंडीशन के केस में ये फिर से यहां पर गया, तो C1 C5 क्लियर, C1 में पॉजिटिव आएगा और C5 में 0, फिर यहां पर कौन एंटर होगा ओनली C1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न हो रहा था। तो जैसे C1 आया अगेन फॉक आया, तो यहां तो पॉजिटिव रिटर्न हो गया और C6 में 0 रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले केस ने तो सीधा इफ स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अब C6 के केस में यहाँ पर ये फॉल्स था, तो और कंडीशन है आगे चेक होगा, अगेन इसको क्या मिला फॉर, तो C6 C7, C6 पॉजिटिव C7 में 0 रिटर्न होगा। लेकिन आगे कंडीशन कौन सी है एंड, तो यहां पर क्या होगा C6 C6 एंड देन यहाँ पे C8, लेकिन इफ स्टेटमेंट को कौन प्रिंट करेगा C6। इस वाले फॉक की बात की जाए, ये फॉक आया तो C6 अगेन C6 एंड C8 इसका चाइल्ड प्रोसेस बनेगा, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस के केस में क्या रिटर्न करता है 0, जबकि उसके केस में 6। क्लियर है ये, हाँ जी। सो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्लियर है। सो अब हमारी जो कंडीशन पेंडिंग थी वो थी नॉट। अब यहां पे या वीडियो ऑफ कर लो, बाद में जब मुझे डिलीट तभी करना पड़ता है कि जब आप लोगों की वहां पे वीडियोस आती हैं, तो कई वीडियोस ऐसी हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट आया उसने फोन पे ऑन किया बंद कमरे में और चला गया, ठीक है, तो वीडियोस ऑफ करके रखो, कोई इशू नहीं है मेरे लेक्चर में, तभी मुझे डिलीट करनी पड़ती हैं वो वीडियोस वहां से। अब इस केस में क्या प्रिंट होगा भाई, इस केस में हाई किस केस में प्रिंट होगा,
सिर्फ चाइल्ड के केस में, सिर्फ चाइल्ड के केस में। ठीक है, तो ये क्लियर है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ये मान लो कि पेरेंट प्रोसेस है, तो नॉट के बाद आया फॉक, तो फॉक तो एग्जीक्यूट होगा ऐसे, लेकिन इसने आगे क्या लगा दिया, नॉट। तो नॉट का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, तो ये इसको 0 बना देगा और इसको ट्रू कर देगा, मतलब इसको फॉल्स कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। तो सिर्फ इसी के केस में हाई प्रिंट। क्लियर? हाँ जी, इसमें डाउट हो किसी को, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो मीनिंग उसने उल्टा कर दिया। क्लियर? तो ये तो होगी अभी तक हमने जो बात की है फॉक की, लेकिन इस फॉक सिस्टम कॉल से आपको अभी तक इसकी यूटिलिटी का नहीं पता चला होगा कि फॉक के साथ एडवांटेज क्या है। अगर सेम ही कोड उसने कॉपी करना था तो क्या एडवांटेज है। देखो इसका, अभी हम फॉक के साथ जो और आपके पास सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं, बाद में आप गैल्विन में चैप्टर 3 में है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया हुआ, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है। एक तो होगी आपके पास वेट सिस्टम कॉल, एक होगी आपके पास एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। अब वेट के नाम से पता है कि आपके पास अगर फॉक आ गया तो एक पेरेंट प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस है। अगर पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाए और टर्मिनेट हो जाए, अभी चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और पूरा ये टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये चाइल्ड प्रोसेस क्या बन जाएगा, ऑर्फन। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन प्रोसेस। दोबारा सुनो, अगर पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाए तो जो उसका चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या बन जाएगा, ऑर्फन प्रोसेस। क्लियर? कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो फॉक सिस्टम कॉल है, ये आपको एमएसटी या ईएसटी में या क्विज वगैरह में जो आपका कोर्स कंटेंट है वहां तो 1 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अभी तक एक ही बार हुआ है कि एमएसटी में इसके ऊपर डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मे भी आपकी इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है ये, क्योंकि सीधा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो अगर पेरेंट प्रोसेस पहले टर्मिनेट हो जाए चाइल्ड प्रोसेस से तो उसको बोलते हैं ऑर्फन प्रोसेस। तो अभी इसको पहले प्रोग्राम के वे से समझेंगे, फिर हम इसको थोरेटिकली समझेंगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, अभी मैं इसको प्रोग्रामिंग वे से आपको बताने वाला हूँ। ये तो मैं यहाँ पे इंट डी लिख रहा हूँ, मे बी बुक्स में आपको ऐसा मिले। तो बेसिकली हर प्रोसेस लिनक्स में एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होता है और उसमें PID अंडरस्कोर T एक उस स्ट्रक्चर का आप बोल सकते हो एलिमेंट है। उसको आप इतनी डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैंने जानबूझकर इंट डी इक्वल टू फॉक लिया है ताकि समझना आप लोगों को इजी हो। वो जब पीसीबी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इंट डी इक्वल टू फॉक इफ d equals to 0 printf
अब यहाँ पे आप लिखोगे गेट PID else if D is greater than 0। ये वैसे प्रोग्राम मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन तब इसके पीछे वेट सिस्टम कॉल या स्लीप सिस्टम कॉल का लॉजिक क्या है वो नहीं बताया। देखो अभी तक हमने सिंपली चाइल्ड प्रोसेस की आईडी और पेरेंट प्रोसेस की आईडी हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, देखो ये पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस की आईडी आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, ये पहले भी बताया था। लेकिन अब अगर एंड इट्स पेरेंट आईडी गेट PID क्या देगा आपको, प्रोसेस की आईडी देगा। गेट PID क्या देगा आपको, फंक्शन है जो प्रोसेस की आईडी बताता है। गेट PPID क्या है, उस प्रोसेस की पेरेंट की आईडी बताएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी पेरेंट की आईडी पूछ रहा हूँ, क्लियर? यस अगर डाउट है तो उसमें पूछो सीधा चैट में। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, देखो गेट PID क्या करता है, प्रोसेस की आईडी रिटर्न करता है। गेट PPID क्या रिटर्न करता है, प्रोसेस की पेरेंट आईडी। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि पहले पेरेंट प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो गया, उसकी आईडी इसने बताई 12,935, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस के पेरेंट की आईडी क्या बताई, 1241। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो चुका, और जो उसका चाइल्ड प्रोसेस था वो क्या बन गया, ऑर्फन। उसको किसी और प्रोसेस ने उस प्रोसेस का पेरेंट बना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या बन चुका है, ऑर्फन प्रोसेस। अब इसको आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो सिंपली आप ये देखो, पहले सॉरी इसको जी-एडिट कर, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या करवाया था, गेट PPID। गेट PPID मींस चाइल्ड प्रोसेस के पेरेंट की आईडी, और पेरेंट के केस में मैंने क्या प्रिंट करवाया, गेट PID मतलब पेरेंट प्रोसेस की आईडी। लेकिन जैसे ही इसको मैंने एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर क्या आया, दोनों में डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट हो गया था और वो टर्मिनेट हो गया। तो जो आपका इसका चाइल्ड प्रोसेस था वो क्या बन गया, ऑर्फन प्रोसेस। मतलब पेरेंट पहले से एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्फन प्रोसेस। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं कि पेरेंट प्रोसेस हमेशा चाइल्ड प्रोसेस के बाद में एग्जीक्यूट हो। तो उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम, यूजिंग स्लीप और वेट सिस्टम कॉल। तो अभी मैं पहले स्लीप का बता रहा हूं आपको। यहां पर
पेरेंट के केस में जैसी जाए वो, तो मैंने क्या लगा दिया उसको, एक तो ब्रेस लगानी पड़ेगी हमें, एक से ज्यादा है, और यहां पर मैंने लगा दिया स्लीप। जिसको डाउट है भी ऐसे ही पूछो, वो चैट में रेज हैंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 3 सेकंड्स के लिए उस पेरेंट प्रोसेस को क्या कर दिया, स्लीप मोड पे डाल दिया। अब इससे होगा क्या, देखो पहले चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, फिर पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, और इस बार क्या हुआ, दोनों की प्रोसेस आईडी सेम आई। क्लियर, दोनों की प्रोसेस आईडी सेम आई। तभी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी ना, स्लीप अगर चाहे 3 सेकंड्स में वो ना एग्जीक्यूट हुआ और पेरेंट की बारी, पेरेंट पहले चल गया, देखो वो उस प्रोसेस को क्या कर दिया उसने, प्रोसेसर ने वो कर दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया मतलब। तो अगर 3 सेकंड में आपका चाइल्ड एग्जीक्यूट ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है, कि अगर चाइल्ड से पहले पेरेंट एग्जीक्यूट हो सकता है तो अगेन वो क्या होगा, ऑर्फन प्रोसेस बन सकता है। तो इसीलिए जो एप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल है वो कौन सी है, वेट। जो एप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल है वो कौन सी है, वेट। अभी यहां पे देखो, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था, अब अगर मैं यहाँ पे स्लीप की बजाय ये इसका सिंटेक्स है, ऐसे मैं वेट के सिंटेक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा, इस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सिंटेक्स पे नहीं जाऊंगा मैं वेट सिस्टम कॉल के, लेकिन आपने वेट सिस्टम कॉल को ऐसे इन्वोक कर दिया, वेट नल। तो देखो पेरेंट प्रोसेस तभी चल पड़ा जैसी चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे वेट सिस्टम कॉल क्या करती है, वेट सिस्टम कॉल क्या करेगी कि आपका चाइल्ड के प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का वेट करेगी, और चाइल्ड प्रोसेस उसको, जैसे आपने वेट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की पेरेंट में, तो इसका सिंटेक्स ही ऐसे है कि चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट को इन्फॉर्म करेगा कि मैं टर्मिनेट हो चुका हूं, अब आपकी बारी है। क्लियर, स्लीप भी एक सिस्टम कॉल बोल सकते हो आप बेसिकली। तो अभी हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज एन एपीआई। क्लियर, सभी जो अभी हम आप हमारे लिए जो इन्होंने बनाकर दी हुई है एज एन एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लीप क्या है, बेसिकली डिले करती है सिस्टम प्रोसेस को, है तो ये भी एक तरीके की सिस्टम कॉल। क्लियर, तो ये हुआ अभी आपके पास फॉग, स्लीप और वेट। लेकिन अभी तक मैंने ऑर्फन प्रोसेस का बताया है आपको। ऑर्फन प्रोसेस क्या कौन सा होता है कि उसका पेरेंट पहले टर्मिनेट हो जाए, अभी चाइल्ड पर आ। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है फॉग सिस्टम कॉल में कि ज़ॉम्बी प्रोसेस कौन सा हो। ज़ॉम्बी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि एक तरीके के भूत की तरह हम करते हैं, कि जिसकी एंटिटी ना हो फिर भी लगे कि वो है, एक्चुअल में वो नहीं है फिर भी हमें लगे कि है।
अब यहाँ पे ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है, हम वैसे ज़ॉम्बी प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं, दोबारा से करवाता हूं मैं। मान लो मेरे पास यही था, ये ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है कि आपके पास अब इस सिचुएशन में हुआ क्या कि चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया और पेरेंट प्रोसेस को ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? उस पे तो आपने स्लीप लगाया हुआ है, स्लीप से उसको देखो, चाइल्ड प्रोसेस अलग प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस अलग प्रोसेस है, लेकिन स्लीप के साथ क्या किया आपने, पेरेंट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन डिले कर दी और चाइल्ड प्रोसेस को तब तक प्रोसेसर मिल गया ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब लेकिन पेरेंट प्रोसेस को तो जो पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें हमेशा ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि उसका एक चाइल्ड प्रोसेस की आईडी है, लेकिन क्या एक्चुअली में अब चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट करता है? नहीं। लेकिन अगर आपने इसकी बजाय, स्लीप की बजाय वेट लगा दिया तो डिफरेंस कहाँ आया? चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस को इन्फॉर्म करेगा कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो पेरेंट प्रोसेस अपने रिकॉर्ड में से उसकी एंट्री डिलीट कर देगा। प्लीज रिपीट वेट नल। वेट क्या है? एक सिस्टम कॉल है। नल के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि वेट के साथ आपके मल्टीपल सिंटेक्स पॉसिबल है। तो वेट नल का मतलब क्या है? यहां पे आपका पेरेंट प्रोसेस था, फॉक हुआ, पेरेंट एंड चाइल्ड बना। अगर पहले पेरेंट एग्जीक्यूट हो गया तो ये चाइल्ड क्या बन जाएगा? ऑर्फन। क्लियर? अब लेकिन अगर चाइल्ड प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो गया और यहां पे आपने स्लीप लगाया हुआ है या डिले हो रहा है या किसी वजह से चाइल्ड ही प्रोसेसर ने पहले इंप्लीमेंट कर दिया, तो चाइल्ड प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन पेरेंट प्रोसेस में के पास उसकी एंट्री होगी कि मेरे कितने चिल्ड्रन हैं, और लेकिन वो एक्टिव चिल्ड्रन है, मतलब अभी जिंदा है प्रोसेस, लेकिन एक्चुअल में तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ज़ॉम्बी। ठीक है, पहली बात, ऑर्फन और ज़ॉम्बी प्रोसेसेस क्लियर है? ऑर्फन और ज़ॉम्बी प्रोसेसेस, यस, ऑर्फन एंड ज़ॉम्बी प्रोसेसेस। ज़ॉम्बी दोबारा बता दो। हर प्रोसेस जब भी उसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो पेरेंट प्रोसेस के पास उसकी एंट्री होती है। ठीक है, कि मेरा चाइल्ड प्रोसेस है और वो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने लेकिन पेरेंट में यहां पर स्लीप लगा दिया और चाइल्ड आपका एग्जीक्यूट होता रहा और बाद में जाके चाइल्ड आपका टर्मिनेट हो गया। अब पेरेंट में वो एंट्री रहेगी, लेकिन एक्चुअली में क्या चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। उसकी पेरेंट को लगेगा कि उसकी एंटिटी है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या बन जाएगा? ज़ॉम्बी। अब इस ज़ॉम्बी प्रोसेस को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है कि स्लीप की बजाय आप यहां वेट सिस्टम कॉल लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पे वेट सिस्टम कॉल लगा दी। अब ये वेट सिस्टम कॉल जैसी लगी, जैसी चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो ये वेट सिस्टम कॉल, क्योंकि यहाँ पर लगी है, ये वेट सिस्टम कॉल दोनों प्रोसेसेस के साथ डील करेगी। लगाई आपने चाहे पेरेंट में है, तो ये चाइल्ड पेरेंट को इंफॉर्मेशन देगा कि मैं एग्जीक्यूट करे हो चुका हूं, तो ये पेरेंट प्रोसेस यहां से उसकी एंट्री डिलीट करेगा, तो वो प्रोसेस ज़ॉम्बी नहीं रहेगा। हाँ जी, अब किसी को डाउट हो? ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है बेसिकली?
पेरेंट प्रोसेस के पास चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री रहती है। लेकिन अगर चाइल्ड प्रोसेस किसी भी वजह से, चाहे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेसर पहले दे दिया, चाहे आपने पेरेंट प्रोसेस में स्लीप लगाया हुआ है, तो किसी भी वजह से वो पहले एग्जीक्यूट कर जाता है, तो उसकी एंट्री पेरेंट में से डिलीट नहीं होती। पेरेंट क्या, मैंने पहले ही बताया कि हर प्रोसेस ऑपरेटिंग लिनक्स में कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर की फॉर्म। तो अगर उसकी एंट्री पेरेंट के पास है लेकिन एक्चुअल में चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है और टर्मिनेट हो चुका है, तो वो प्रोसेस क्या बन जाएगा, ज़ॉम्बी प्रोसेस। क्लियर? तो अभी हमने क्या कर लिया है, वेट सिस्टम कॉल कर ली है, ज़ॉम्बी ऑर्फन प्रोसेस और फॉग सिस्टम कॉल कर ली। यहां तक किसी को डाउट हो तो लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे हम। एनी डाउट? नो डाउट। चलो अभी हम लास्ट हमारा टॉपिक करते हैं, डेट इज एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। देखो ये आपके सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है, फिर भी लेकिन अगर इसको समझना है तो आपको अच्छी तरह से ये पता होनी चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा कि फॉग सिस्टम कॉल का क्या एडवांटेज है, जब इसने सेम ही प्रोसेस तो आगे कॉपी पेस्ट किया है, तो मतलब बजाय कि इसके बजाय हम दो फॉर लूप ही ले लेते या उसको कर लेते। एक्चुअली जो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऐसे ही चलता है कि एक प्रोसेस होगा, फिर हर किसी ना किसी प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस होगा ही होगा, ऐसे ही ये आगे के आगे चलता है। यूजिंग फॉग सिस्टम कॉल ये करता रहता है और आगे के आगे ये चलता जाता है। क्लियर? लेकिन तो अलग अलग काम हम कैसे ले पाते हैं किसी उसके, तो उसके लिए हमारी यूज होती है एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। अब रोल क्या है एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल का, आपके पास फॉग किया तो यहां पर एक पेरेंट प्रोसेस बनेगा, एक चाइल्ड प्रोसेस बनेगा, बिल्कुल सेम कोड होगा दोनों में। लेकिन जैसे ही आप एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल चलाओगे तो क्या होगा, इसके सारे का सारा कोड डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह एक बाइनरी फाइल आपकी आप लोड कर सकते हो, किसी और जो भी ये बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसकी वर्किंग आप लेना चाहते। अभी मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज अभी हमारा ये तो हो गया, और इस वेट सिस्टम कॉल के लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, बेसिस /wait.h। अब ध्यान से देखना इस चीज को कि अगर चाइल्ड प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बजाय के पेरेंट प्रोसेस का कोड जो कि है सारा भी जो भी होगा, पेरेंट प्रोसेस के बजाय मैं कोई और बाइनरी फाइल को चलाना चाहता हूं, बजाय कि ये पूरा प्रोसेस एक बार कॉपी तो होगा फॉग से, लेकिन उसकी जगह कोई और फाइल आके इसमें रन हो, तो उसके लिए क्या होगा, मेरे पास यहां पर मैंने इसको कर दिया /n यहां देखना मैंने किया एग्जीक्यूट, ये इसके देखो मैंने यहाँ पे v लिखा, इसके पास ls है, lp है, यहाँ पर एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल के 5-6 वेरिएशंस हैं, उनका अलग अलग रोल है, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको इलस्ट्रेट कर पाऊं कि इससे होगा क्या। तो यहाँ पर मैं किसी बाइनरी फाइल का को दूंगा जो भी मैंने क्रिएट करनी है,
तो पहले हम एक बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं जिसकी आउटपुट हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नया प्रोग्राम लिखा। यहाँ पर लिखा इंट में, सॉरी वॉइड में इंट a b c a equals to 9, b equals to 7, c equals to a plus b, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और सम लिख लो, सम इक्वल्स टू तो ये एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया जो कि मैं चाहता हूं कि ये वाला प्रोग्राम मेरा चाइल्ड प्रोसेस में रन हो। तो मैंने इसका नाम दे दिया लेट अस सपोज s1.c, ठीक है। अब ये s1.c है, इसको पहले मैं कंपाइल कर लूं। अब मैंने क्या किया, gcc s1.c -o, अब मैं नाम रखना चाहता हूं उसका ताकि उसमें सीधा मैं पास कर सकूं। तो अब मैं जैसे इसको रन करूंगा ना s1 को, तो सम इक्वल्स टू 16 आता है। अब मैं चाहता हूं कि चाइल्ड प्रोसेस में ये वाली बाइनरी फाइल लोड हो और पेरेंट प्रोसेस का कोड सारा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके लिए कोड मैं कैसे लिखूंगा, अब यहां पर मैंने लिख दिया s1 क्लियर, सारी ब्रेसेस, ठीक है। आपकी क्लास है कोई, एग्जीक्यूट देखो सिस्टम कॉल है और एग्जीक्यूट बी क्या है, आपकी एग्जीक्यूट के 5-6 वेरिएशंस हैं। आपके पास एग्जीक्यूट एल है, एग्जीक्यूट बी है, एग्जीक्यूट एलपी है। तो आप अगर नेट से चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। बेसिकली ये एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल की वेरिएशंस हैं। मैं अभी रिपीट करूंगा इसको, ठीक है। अभी एक बार प्रोग्राम रन कर दूं और फिर मैं आपको रिपीट करता हूं सारे का सारा। तो यहां पर देखो बेसिकली हम एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल किस लिए यूज करते हैं, ताकि बजाय के डी इक्वल टू जैसी फॉर किया तो क्या होता है, आपके पास एक चाइल्ड प्रोसेस होता है, एक पेरेंट प्रोसेस होता है। लेकिन आप चाइल्ड प्रोसेस के केस में क्या करना चाहते हो, हाँ सिस्टम एग्जीक्यूट क्या है, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल क्या है कि आपके पास फॉक से क्या होता है, एक पेरेंट प्रोसेस बनता है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनता है। पेरेंट प्रोसेस के केस में बिल्कुल सेम कोड आपका चाइल्ड में कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि वो सेम ही कोड ना रहे, आप कहीं से कोई दूसरा कोड लेकर एग्जीक्यूट करो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो S1 है, अभी S1 में किस सम का प्रोग्राम बनाया था, उसकी .o फाइल जनरेट की, फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई साथ में S1, ठीक है। मैंने क्या किया था, gcc s1.c -o s1, तो उसको रन किया था। अब इस चाइल्ड प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूं, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल मैंने पास कर दी।
बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल पास कर रहा हूँ ना, तो मैंने वो पास कर दी। तो इससे होगा क्या, अब वो देखेंगे क्या एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल में वो चलेगा। ठीक है, तो इसको मैंने किया सेव। देखो कंपाइल हो गया मेरा प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने करंट को रन करना है। देखो पहले अब क्या, चाइल्ड के केस में इसने क्या किया रन, चाइल्ड के केस में इसने क्या किया रन, S1 को, और पेरेंट के केस में ये। क्लियर, क्लास का यार कोई पता नहीं, अब ये लास्ट टॉपिक है, ये जब भी हो जाएगा ये हो जाएगा। टाइम अगर तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास है कोई और, फिर तो अलग बात है, वरना मैंने इसको पूरा करना था, क्योंकि ये बेसिकली सिलेबस में तो इतना ज्यादा है नहीं। लंच करना है बेटा कर सकते हो आप, ये आज की क्लास की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसको। ठीक है, अभी देखो हुआ क्या, लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिखा होता क्लियर। अब मैंने इसको सेव किया अगेन। अभी देखो मैं, अब देखो आई एम दी चाइल्ड प्रोसेस, डिस्ट्रॉय हो गया, वो आया ही नहीं। अब कोड को ध्यान से समझो दोबारा, स्टेप बाय स्टेप क्या है ये। अब यहां पर आपका है डी इक्वल टू फॉक हुआ, पेरेंट के केस में डी ग्रेटर देन 0 और चाइल्ड के केस में डी इक्वल टू 0। एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल क्या करती है कि जो पहले का कोड है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर अब एक नया कोड आएगा। वो नया कोड कहां से आएगा, इस बाइनरी फाइल से, जो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपने लोड की है। जैसे ही आपने ये फाइल लोड कर दी, इसका कोड उसमें चलेगा बजाय के नॉर्मल कोड। बस इतनी सी बात है। अब ये S1 क्या है, आपने अभी हमने सम का प्रोग्राम बनाया था ना S1.c में, फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई थी S1, तो वही है ये। तो ये इसलिए हमने इसको रन किया। एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल ने करना क्या है, पुराना कोड डिस्ट्रॉय कर देना है और नया कोड चलाना है। ये यार इसका सिंटेक्स है। देखो ये आपका, अगर तो ये वाला प्रोग्राम जो करंट प्रोग्राम में हो A8.c और S1 एक ही डायरेक्टरी में है तो आप ऐसे लिखते हो, वरना यहाँ पे पूरे का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा अगर किसी और डायरेक्टरी में हो। क्लियर। देखो जिसको बेसिकली एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल नहीं समझ में आया कुछ भी, वो ये समझ लो कि एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल क्या करेगी, आपकी जो पहले की कोड है पेरेंट प्रोसेस में या चाइल्ड प्रोसेस में जो भी चल रहा है, उसको वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। यहां पर हमने एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल किस प्रोसेस में लगाया है, चाइल्ड प्रोसेस में। तो इसने चाइल्ड प्रोसेस का पहले का कोड डिस्ट्रॉय कर देना है, और जो भी नई बाइनरी फाइल इसमें डली है उसको इसने एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, ये नल पैरामीटर यहाँ क्यों लगाया, इसका ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स की डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। यहाँ पर इसके और भी एग्जीक्यूट के वेरिएशंस हैं, जैसे ls lp, वो अलग बात है, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत। तो इससे होगा क्या, आपका करंट कोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसमें वो यस बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे ही करेगा, वो जो अभी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और सारी की सारी बाइनरी फाइल के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल सही। हाँ जी, यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट हो? आप इसको चाहे प्रिंट एफ पे बात का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कह रहे हो ना प्रिंट एफ, जब इसने कोड ही डिस्ट्रॉय कर दिया बाकी। यस, मैं अभी पेरेंट प्रोसेस में भी चला के दिखा देता हूँ। देखो, चाहे बाद में है चाहे पहले, जब चाइल्ड का कोड ही सारा इसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो कुछ भी रहेगा नहीं। प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड तो सेम रहेगी, प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड विल बी सेम। हाँ जी, आपने अभी बोला था कि अगर यहाँ पर यही हो, तो उसने पेरेंट का डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर? क्लियर है अभी? हाँ जी, किसी को डाउट हो? एनी डाउट्स? तो ठीक है फिर। ये हर्ष, आपका मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। सो वी विल एंड दिस मीटिंग नाउ।